स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सेट्स में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 को सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जो कि छूट गया था। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट लिख दिए हैं हमने। इन 4th पार्ट को अर्थात चारों पार्ट्स को पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद अगले पार्ट्स को फिर लिखेंगे क्वेश्चंस को, और फिर उनके आगे सॉल्यूशन बताएंगे। तो नोट इसमें है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n होता है, जिसे हम u से निरूपित करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय को। तो आइए नोट कर लीजिए और एक एक करके हम इनके प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो u = हो जाता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन्हें हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ... इस प्रकार हम इसे ये भी लिख लेते हैं। ये रोस्टर फॉर्म है, ये आपकी जनरल सेट को लिखा गया है। अब हमें एक क्वेश्चन के पूरक को लिखना है। अब हमने इसे फर्स्ट पार्ट में कोई भी इसका नाम नहीं दिया है, नामांकन नहीं किया है, तो इसे हम सेट ए पुट कर लेते हैं या मान लेते हैं। तो ये वाला दिया हुआ है x such that x एक प्राकृत सम संख्या है। अब इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए, इसमें इसको पुनः रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। एक प्राकृत सम संख्या है, तो सम संख्या इसमें होती है 2, 4, 6, 8। इस टाइप से इसमें ये प्राकृत सम संख्याएं हैं। ये अब ए डैश अर्थात ए का पूरक समुच्चय होगा। इसे हम ए डैश से निरूपित करते हैं और इसका मान u में समष्टि समुच्चय में से जिसका पूरक निकालना है उसको घटा दिया जाता है। ए का पूरक निकाला जाएगा, तो ए को घटा देंगे। तो इसमें ये आएगा, ए डैश को हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार और भी अवयवों को लिखा जा सकता है। माइनस ए के अवयवों को लिखेंगे 2, 4, 6, 8 ...
तो आपने अंतर की परिभाषा को पढ़ा है कि जो अवयव कॉमन होते हैं उनको घटा देते हैं और बाद वाले अपने समुच्चय के अवयवों को हटा ही देते हैं, बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं उनको। तो इनको हटाएंगे तो इसमें क्या बचेगा, 2 इसमें से हटेगा, 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, आगे 6 भी हट जाएगा, 8। इस प्रकार सम संख्याएं इसकी हट जाएंगी। इसमें हम लिखे 6, 7, 8 डॉट डॉट, तो इसमें 8, 6 ये संख्याएं कम हो जाएंगी और यहाँ बचेगा 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। इस प्रकार ये कौन सी संख्याएं हैं बच्चों, ये आपको ज्ञात है कि ये विषम संख्याएं हैं। यहाँ पर ये विषम संख्याएं बची हैं। चूंकि सवाल में आपको ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिए होते हैं तो उत्तर भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में होना चाहिए। तो ये इनको हम और भी नीचे लिख लेते हैं। तो ये 8 और ये ऐसे डॉट डॉट और डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप से लिख लेते हैं। ये कैंसिल हो गए। तो ये क्या बची है, ये विषम संख्याएं बची है। तो विषम संख्याओं को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि प्रश्न भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो उत्तर इसका लिखा जाएगा आपका यक्ष सच दैट यक्ष एक विषम प्राकृत संख्या है। ये आंसर इसका 8s इक्वल टू हो जाएगा यक्ष सच दैट यक्ष एक प्राकृत विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अब सेकंड पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट में लिखा है कि यक्ष सच दैट यक्ष एक विषम संख्या है। तो इसे भी हम b मान लेते हैं और b में दिया है यक्ष सच दैट यक्ष एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत विषम संख्या है। अब इसको हम हटाएंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ चाहे तो ये विषम पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। तो चाहे एक विषम एक प्राकृत विषम संख्या है या विषम प्राकृत संख्या है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसे। यक्ष सच दैट यक्ष एक विषम प्राकृत संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका पूरक निकालना है तो ये विषम संख्याएं हैं, इसको हम लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में कि 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट इस टाइप से। अब इसका हमें पूरक निकालना है, पूरक समुच्चय। तो b का पूरक क्या होता है, b होता है। b का पूरक समुच्चय या पूरक भी लिख देते हैं। तो b बराबर हो जाएगा u यूनिवर्सल सेट माइनस इवन सेट b इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। अब यहाँ पर भी हम माइनस ये विषम संख्याएं लिख देंगे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट। अब यहाँ कौन सी संख्याएं बचेंगी, विषम संख्याएं इसमें से घट जाएंगी। तो
सम संख्याएं बचेंगी, इसलिए इसमें 2, 4, 6, 8 इस टाइप से इसमें संख्याएं बचेगी। जब प्राकृतिक संख्याओं से विषम प्राकृत संख्याएं घट जाएंगी तो इसमें सम प्राकृत संख्याएं बचेंगी। तो इसको अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन आपका था, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही आंसर लिखा जाएगा रूल के अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है इसमें। तो इसमें आप जो है इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अभी बताते हैं। इसे थर्ड पार्ट को हमने C मान लिया कि C इक्वल टू x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 का गुणज का मतलब होता है 3 से क्रमानुसार प्राकृतिक संख्याओं को गुणा कर देना। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 से 3 विभाजित हो जाएगा, 3 का गुणज हो जाएगा। 3 से 6 विभाजित होगा अर्थात 2 गुणा 3, तो 3 गुणज हो जाएगा। तो इस प्रकार 3, 9 और 12 और भी लिख सकते हैं डॉट डॉट। तो ये 3 का गुणज है और धन गुणज है। तो अब इसमें से हमें क्या निकालना है? C डैश निकालना है। C का पूरक समुच्चय बच्चों निकालना है। तो C का पूरक समुच्चय बराबर होता है C का पूरक समुच्चय, या केवल पूरक लिख देते हैं। C का पूरक बराबर हो जाएगा C डैश, और जिसे हम समष्टि समुच्चय में से C को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर समष्टि समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं, और ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये और माइनस C को लिख देते हैं 3, 6, 9, 12 इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो ये 3 से 3 घट जाएगा, 6, 9 और इसमें 9 आएगा। इसी टाइप से और भी आएगा, यहाँ आगे कट जाएंगे, यहाँ 12 भी लिख सकते हैं हम, और शेष भी यहाँ पर हम डॉट डॉट लिख के डॉट और 11, 10, 11, 12 इस टाइप से लिख देंगे। तो 12 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और इसे हम ऐसे डॉट डॉट लिख सकते हैं, और ये 12 भी कैंसिल हो जाएगा। और इसमें जो बचेगा वो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, इसी टाइप से 10 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा। तो इस टाइप से ये उन संख्याओं का समुच्चय ये शेष रह गया है जो 3 का गुणज नहीं है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं x सच दैट x एक संख्या है जो 3 का गुणज नहीं है। इसको इस टाइप से हम उत्तर को लिख सकते हैं। ये 3 का गुणज था, ये 3 का गुणज नहीं है। तो इसको लिखते ये बच्चों C डैश बराबर हो गया x सच दैट x बिलोंग टू n, चूंकि प्राकृतिक संख्या है। वैसे हम और लिखते हैं तो 3 के गुणज में माइनस भी आ सकता है, लेकिन इसीलिए यहाँ लिखा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x 3 का गुणज नहीं है। उसमें गुणज था, इसमें गुणज नहीं वाले
सभी संख्याएं आएंगी। अब फोर्थ पार्ट करते हैं, जिसे हम डी सेट मान लेते हैं। लेट डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, और इसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये प्रश्न आपका खंड लिखा है, इसका भी पूरक निकालना है। अभाज्य संख्या है, तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें लिखा है एक अभाज्य संख्या है, तो इस सेट में हम अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, उनको नोट कर। इसमें अभाज्य संख्याएं आती है 2, 3, 5, 7, इस टाइप से ये अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब डी का पूरक होता है डी डैश इज इक्वल टू, समष्टि समुच्चय में से वही बार बार उसी को घटा दिया जाएगा, तो ये आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका 6, 7, ये आपका दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ये गिवन है क्वेश्चन में। अब डी का मान रखते हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5 और 7, इस टाइप से जो अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब है ना तो वो 2 से विभाजित होंगी और ना वो 3 से विभाजित होगी, अर्थात वे संख्याएं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक होता है डिवीजन उसका, और दूसरा स्वयं संख्या होती है जिससे वो डिवाइड हो जाती है। तो 2 ही गुणनखंड हुए, एक वन और एक स्वयं की संख्या। तो ये संख्याएं वो हैं। अब इसमें से वे संख्याएं घटा देंगे जो ये अभाज्य है, तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा और यहाँ से 6 आएगा। इस टाइप से जो भी संख्याएं इसमें आएंगी वो 1, 4 और 6। इसका मतलब क्या है, 1 को छोड़कर 4, 6, 8 अन्य संख्याएं वो विभाजित होने वाली संख्याएं होंगी। तो विभाजित होने वाली संख्याओं को लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स एक भाज्य संख्या है, और एक और इसमें शामिल है, तो वो उसको और एक्स इक्वल टू 1 शामिल कर लेंगे। तो आइए लिख लेते हैं। इस तरह से हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, जो कि आंसर होना चाहिए। अब हमारे शेष पार्ट्स क्वेश्चन में छूटे थे, अब उन पार्ट्स को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताते हैं या हम लोग सॉल्व करेंगे उन्हें। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के शेष पार्ट ये बचे थे, इनको नोट कर लीजिए। फिर इनका क्रम वाइज एक पार्ट्स का आंसर हम लोग हल करते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन ये पार्ट्स लिखा है और इसका आंसर लिख लीजिए। लेट, इसे हमने ई इज इक्वल टू लिख लिया, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ई इज इक्वल टू 1, 4, 9, पूर्ण वर्ग का मतलब है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। इस टाइप से ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें हमें इसका पूरक निकालना है, तो ई का पूरक ई डैश बराबर हो जाएगा यू, अर्थात यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। तो यहाँ से यू का मान प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो इस टाइप से हम लिख लेते हैं। और यहाँ माइनस ई को लिखते हैं, जो कि ये दिया हुआ है 1, 4, 9, 16,
इस टाइप से हम और इसको लिख लेते हैं। तो अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा 2, 3, 5, 6, 7 और आ जाएगा इस टाइप से। अब ये संख्याएं हम देखते हैं क्या बची हैं। एक तो ये संख्याएं वे हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इन्हें लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग टू n, मतलब प्राकृतिक संख्याएं होंगी। और क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये इसका आंसर लिख लिया जाएगा और लिख लेते हैं। तो इस नोट कर लीजिए इसका सॉल्यूशन, ये इस टाइप से लिख जाएगा कि x सच दैट x बिलोंग टू n और x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या थी, ये घट जाएगी। अब नेक्स्ट लिखते हैं खंड को। आइए नेक्स्ट सेट का पूरक निकालते हैं। तो नेक्स्ट सेट दिया है आपका, इसमें इसको भी मान लेते हैं क्योंकि दिया नहीं है, नामांकन नहीं है इसका। तो ये इज इक्वल टू दिया है x सच दैट x एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। या घन की बात हुई, वहाँ वर्ग था, वर्ग में 2 घात होती है, इसमें 3 घात घन के लिए कहते हैं, जिसे क्यूब कहते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन क्या है, इसका पूरक, अर्थात पहले इसको देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। इसको क्या लिखा जा सकता है, एक का घन 1 हुआ और 2 का घन 8 हुआ, 3 का घन 27 हुआ। और इस टाइप से पूर्ण घन संख्याओं का ये सेट है। इसको हमने अभी ई माना था, अब इसे एफ मान लेते हैं। तो इसको निकालते हैं, एफ डैश निकालना है। एफ का पूरक क्या होगा, इज इक्वल टू एफ डैश इज इक्वल टू यू माइनस एफ, यूनिवर्सल सेट माइनस एफ। तो यूनिवर्सल सेट प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, वही क्रिया होगी। इसमें से ये एफ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1, 8 और 27 डॉट डॉट। अब इसमें वे संख्याएं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी जो पूर्ण घन है, ये पूर्ण घन वाली घट जाएंगी, जो बचेंगी उनको लिख लेते हैं। क्या बची है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अर्थात पूर्ण घन संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याएं बचती हैं। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं रोस्टर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग टू n और x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, नहीं है। इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं और ये हमारा आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है हम इसको लिखेंगे, नेक्स्ट खंड को। ये नेक्स्ट खंड है, अर्थ खंड है। x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं और ये आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो इसमें हम लिख सकते हैं ये 3 है, x सच दैट x इज इक्वल टू 3, अर्थात इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट है, वो है 3। तो 3 को अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसमें g का पूरक आ जाएगा, g का पूरक समुच्चय
ये आ जाएगा जी डैश और इसमें यू माइनस अर्थात यूनिवर्सल सेट माइनस जी, और ये इस तरह से यहाँ बनेगा 1 2 3 4 5 क्रमशः ये हमने लिख लिए। और इसमें से अगर हम घटाना चाहें तो 3 एलिमेंट घट जाएगा और ये बचेगा आपका 1 2 4 और सभी प्राकृतिक संख्याएं शेष बच जाएंगी। इस तरह से हम इसमें लिख देते हैं कि x सच दैट x बिलोंग टू n। इसके इतना लिखने से इसमें 3 गायब नहीं हुआ और इसमें लिख देंगे और x इज इक्वल टू नॉट 3। इसका मतलब ये हो गया इसमें 3 शामिल नहीं है। इस वाले सेट में 3 को छोड़कर सभी एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं। अब इसी टाइप से नेक्स्ट स्टेप है तो उसे देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। इस खंड में 9th खंड है, इसको हमने लेट कर लिया, लेट और इसे कुछ भी मान लिया, h मान लिया। h मीन्स x सच दैट 2x + 5 इज इक्वल टू 9। अब इसे हमने हल कर लिया। 2x + 5 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 4x इज इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई 2। अब इसका हमें पूरक समुच्चय निकालना है तो a का पूरक होता है a डैश, तो a डैश बराबर हम लिख लेते हैं u माइनस a, तो u माइनस h। अब इसमें हमने u का मान है, यूनिवर्सल सेट है जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये 2 है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ 1 3 4 डॉट डॉट अर्थात 2 को छोड़कर शेष सभी संख्याएं आ गई हैं। तो यहाँ लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू कैपिटल N और x का मान 2 के बराबर नहीं है, अर्थात 2 इसमें शामिल नहीं है। ये आपका फिर पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है तो आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही होना चाहिए। अब लास्ट खंड बचा है तो लास्ट खंड को देख लेते हैं। लास्ट नहीं, अभी 2 हैं इसमें, तो 10th खंड को देखते हैं। 10th खंड में इसमें लिखा है क्वेश्चन, इसको हमने मान लिया क्योंकि कोई भी जैसे दिया हुआ नहीं है, GHM मान लिया हमने इसे, और इसमें लिखा है x सच दैट x इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 7। अब इसका तात्पर्य लगा सकते हैं, इसमें x बराबर 7 शामिल है और 7 से अधिक शामिल है। इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 7 और इससे बड़ी 8 9, इस टाइप से ये संख्याएं जो है इसमें एलिमेंट जो आएंगे वो इस टाइप से आएंगे, तो इनका पूरक समुच्चय हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस m इज इक्वल टू, इसमें अब हम 1 2 3 4 5 डॉट डॉट माइनस 7 8 9 डॉट डॉट इस टाइप से इसको लिख लेते हैं। अब इसमें शेष बचेंगी कौन सी संख्याएं? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 इसमें आ गया 7 और 7 से अधिक, तो ये संख्याएं बची हैं। इन संख्याओं में अर्थात इसके ये एलिमेंट हैं, एलिमेंट के लिए एक तो ये नेचुरल नंबर है, तो x सच दैट x बिलोंग टू n एंड, और क्या लिखा जाएगा, ये संख्याएं इसमें सम्मिलित नहीं होंगी, तो इससे छोटी संख्याएं सम्मिलित होंगी, तो यहाँ लिख दिया जाएगा x इज लेस दैन 7। इस तरह से इसमें 7 शामिल
नहीं होगा और यहाँ से 6 तक रहेंगे। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो नोट कर लीजिए बच्चों, लास्ट खंड और बचा। ये इसका 11th खंड है और इसमें लिखा है, इसको हमने L मान लिया, L इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू n एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। तो इससे हम x का मान निकाल लेते हैं कि इसमें कौन सी संख्या शामिल है। 2x + 1 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/2। तो इस टाइप से अगर यहाँ बराबर लगा है तो दो इज ग्रेटर देन लगा तो इज ग्रेटर देन लगा सकते हैं, यहाँ भी इज ग्रेटर देन लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है इसमें वे संख्याएं सम्मिलित है, अर्थात वे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो 9/2 से अधिक हैं। इसमें 9/2 से अधिक और बचेंगे क्या, 9/2 से कम वाले बचेंगे। तो इस तरह से हम ये कम कर देंगे। तो यहाँ पर ये तो आ गया है, तथा x इज ग्रेटर देन 9/2, इसका अर्थ ये हुआ है। और इसमें अब हम L डैश निकाल लेते हैं, ऐसे ही रोस्टर फॉर्म में इसको नहीं लिखते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग टू n तथा इससे बड़ी इसमें सम्मिलित है, तो यहाँ इससे छोटी कर देते हैं और ये भी शामिल हो जाएगा इसमें। लेकिन चूंकि ये प्राकृतिक संख्या इससे छोटी इससे बड़ी क्या हुई, 5 हुई, तो 5 इसमें शामिल होगी और ये इससे छोटी इसमें शामिल, ये चूंकि नहीं है लेकिन लगाए तो लगा दे बराबर, लेकिन लगाना नहीं चाहिए क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। पहला पार्ट है A यूनियन B का होल ऑफ डैश, सेकंड पार्ट है A डैश इंटरसेक्शन B डैश और थर्ड पार्ट है A इंटरसेक्शन B का होल ऑफ डैश और फोर्थ है A डैश यूनियन B डैश। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का वेन आरेख के द्वारा इसको बनाना है, तो इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन है इसका, तो हमने इनको क्रम से लिख लिया और फिर इसका बना देंगे। A यूनियन B का डैश मतलब A यूनियन B का पूरक समुच्चय इज इक्वल टू U माइनस A यूनियन B होता है। तो पहले A यूनियन B का वेन आरेख जो हम बनाते हैं, तो इसमें ये यूनिवर्सल सेट को निरूपित करता है जो कि ith है। ये समुच्चय यूनिवर्सल सेट को निरूपित करता है। अब A यूनियन B, A और B यूनिवर्सल सेट के दो उप समुच्चय हैं जिन्हें हम वृत्त के रूप में निरूपित करते हैं। इसको हमने अब A यूनियन B कितना होगा, ये A है और ये B है। A यूनियन B में A और B दोनों का संघ बन जाता है, अर्थात A यूनियन B पूरा ये बन जाएगा। A यूनियन B क्या बनेगा, ये दोनों गोलों को छायांकित करने पर A यूनियन B बनेगा। और चूंकि ये डैश निकालना है इसलिए U में से पूरे में से A यूनियन B जो छायांकित होगा A और इसका भाग जो है तो उसको घटा देंगे, तो ये इस टाइप से रेखांकित भाग बन जाएगा। ध्यान रखिए A यूनियन B जो होता है, A यूनियन B जो है आपका जे A यूनियन B होता है, जे A यूनियन B है, A यूनियन B बराबर छायांकित
भाग, छायांकित भाग। अब u माइनस a यूनियन b में से a हिस्सा इतना इसमें से हटा देंगे। जब ये हमने ये छायांकित भाग को हटा दिया, अर्थात इसको हटा दिया, तो जो शेष भाग बचा है वो a यूनियन b का पूरक सेट बचेगा। ये छायांकित भाग जो है वो होगा, फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट का डायग्राम है, ए यूनियन बी का डैश बराबर छायांकित भाग। ये फर्स्ट का है, ये समझ लीजिए। और सेकंड में इतने बराबर डिमार्गन प्रमेय से इतने होता है और इसका मान ये है, तो इसमें भी यही बनेगा। फर्स्ट और सेकंड में यही बनेगा। ये डिमार्गन लॉ है, इतने इक्वल टू इतने, और ये मान ये दिया हुआ है। जो सेकंड पार्ट में बनेगा वही फर्स्ट पार्ट में बनेगा, अर्थात फर्स्ट और सेकंड में ये आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से ये दोनों में एक ही बनेगा। अब हम इस थर्ड और फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो ये थर्ड पार्ट बराबर होता है, इसका पूरक निकालना है। तो जिसका पूरक निकालना हो उसको यूनिवर्सल सेट से घटा दिया जाता है। तो ये इसमें घट जाएगा। तो इसको देखते हैं कैसे बनता है। पहले इसको देखते हैं कि ये, इसको समझेंगे। ये इंटरसेक्शन बी आएगा, जो दोनों का कॉमन भाग है। ये है, ये बी है, और ये भाग जो है ये कॉमन है, इसमें ये कहलाएगा ए बराबर छायांकित भाग। ये आ गया है आपका जो बीच में उभयनिष्ठ भाग है, वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। अब इसके लिए आपको बनाना होगा कि यू में से, इस पूरे में से ये घटेगा। ये घटेगा मतलब इतना हिस्सा हट जाएगा, ये इतना घट जाएगा इसमें से। तो क्या बचेगा? ये सब भाग बचेगा, केवल इतना छूट जाएगा और ये सब भाग इसके लिए बन जाएगा। तो आइए इसको बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है और ये है और ये। अब इसमें से यू में से क्या घटना है? ये घटना है, मतलब ये इतना हिस्सा घट जाएगा। तो इतना हट जाएगा, तो जो बचेगा वो ये बचेगा। ये छायांकित भाग है, वो इन दोनों के लिए बनेगा, क्योंकि ये जितना है उतना ये है। ये थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए यही है। थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए ये बन जाएगा छायांकित भाग। छायांकित भाग ये आंसर है थर्ड और फोर्थ पार्ट का। ये ए इंटरसेक्शन बी डैश भी है और ये भी यही है, ये बन गया है। ये थर्ड में ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश। तो ये बन जाएगा छायांकित भाग इक्वल टू, चाहे यहाँ पर लिख लीजिए,
ये थर्ड और फोर्थ में जो आंसर है यही है बच्चों। आज के लिए इतना ही, और शेष जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।